अल्लाह पढ़ूंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कज़ालिक अल्लाहु रब्बी। अल्लाह के पाक नाम से आज के इस वेबिनार का हम आगाज़ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें मौका दे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि हमें इस वेबिनार्स की सेंचुरी तक पहुंचाए और सेंचुरी के बाद इंशाल्लाह हम आगे बढ़ें। और आज का जो वेबिनार है, हमारे पुराने जो कोलैबोरेटिव्स हैं, मेन कोलैबोरेटिव्स हमारा पीएमए होता है और उसके बाद हमारे एसोसिएट कोलैबोरेटिव्स हैं, उनके मुताबिक हम आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है। और आज के प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में वदीद सबको म्यूट करें। आफ्ताब साहब का ज़रा मुझे फिर आप एडमिन बनाएं ताकि मैं खुद म्यूट करूं। आफ्ताब साहब ज़रा म्यूट करें आप। अच्छा, आज के वेबिनार का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, दुनिया जहान में सबसे ज़्यादा मौत जो वाक़ई होती हैं वो दिल की बीमारियों से होती हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम दिल की बीमारियों के ऊपर 100% कंट्रोल भी किया जा सकता है। हम उन अपनी बदकिस्मती को ये देखें कि उन वजूहात को, जिन वजूहात से हम दिल की बीमारियों को कम कर सकते हैं, तवज्जो नहीं देते। और फिर छोटा सा आर्जा जब हमें दिल के ऑपरेशन की तरफ जाता है या मायोकार्डियल इन्फाक्शन की तरफ जाता है, तो उस वक्त पूरे घर वाले परेशान होते हैं। मुझे खुद अंदाज़ा है कि मेरी बेगम के छोटे भाई, जो उनसे भी छोटे हैं, बड़े चेन स्मोकर थे और पिछले दिनों उनको हार्ट अटैक हुआ। जब उनकी हमने उस अपना एंजियोग्राफी कराई थी, उसके 3 वेसल्स ब्लॉक थे और उसको हमने मुल्तान मेडिकेयर में ऑपरेट कराया। तो हमें पता है फैमिली को कितना टॉर्चर का एहसास होता है। प्रोफेसर सलमा कुंदी के ताउन से आज के यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने 2011 और 12 के दरमियान अपनी ग्रेजुएशन को मुकम्मल किया खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर से, और उसके बाद उन्होंने फेलोशिप की इन जनरल कार्डियोलॉजी। आजकल वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी है और कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और वुमेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एबटाबाद के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, उससे वाबस्ता भी हैं। जना इंटरनेशनल हॉस्पिटल एबटाबाद से वाबस्ता हैं। तो मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर मुअज़्ज़म अली शहजाद आपकी गुफ्तगू से हमारे आने वाली नस्ल या हम मौजूदा नस्ल इससे फ़ायदा उठा के अपने दिल की बीमारियों को बचा लेंगे। हमारा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ये है कि दिल की बीमारियां क्या हैं, कितनी ख़तरनाक हैं और इनको किस तरीके से बचाया जा सकता है। ओवर टू यू डॉक्टर मुअज़्ज़म अली शहजाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सर। आपने तो मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया, लेकिन मैं दोबारा से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। आई एम डॉक्टर मोज़म अली शहजाद। मैंने MBBS खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया, FCPS कार्डियोलॉजी में किया। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी हूँ वुमेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में, और कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ जिना इंटरनेशनल हॉस्पिटल अहमदाबाद में। और साथ ही मैं अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का सर्टिफाइड फिजिशियन भी हूँ। हाँ। अच्छा। आज जो हमने बात करनी है वो प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है। और मेरा टारगेट यही होगा कि मैं इसको एज सिंपल एज पॉसिबल और टू द पॉइंट रखूं और प्रैक्टिकल रखूं कि एक्चुअली आपने करना क्या है। क्योंकि हमारे साथ ये अलमिया होता है कि हमें डॉक्टर कह देता है कि आप परहेज करो, ठीक है, और आगे कुछ नहीं बोलता। और एक लेमैन को पता ही क्या है कि परहेज क्या है। इसी तरह लेमैन को छोड़ें, फिजिशियंस, डॉक्टर्स जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं, उनको भी इतना आइडिया नहीं होता कि क्या चीज़ सेफ है क्या नहीं। और हमारी सारी ज़िंदगी खौफ में गुजरती है कि कहीं मैं ये खा लूँ तो ये ना हो जाए, वो खा लूँ तो वो ना हो जाए।
एक्सरसाइज कितनी करनी है, क्या करना है। तो आज का हमारा टारगेट ये है कि मैं इसको एज सिंपल एज पॉसिबल रखूं। तो हाँ, सबसे पहले तो बर्डन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो हैं हमारी दुनिया में लीडिंग कॉज है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं तो दिल की बीमारियों की वजह से मर रहे हैं। और दिल की बीमारियों के साथ साथ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का मतलब ये है कि जिस्म में जितनी भी आर्टरीज हैं उनकी जो डिजीज़ होती है एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़, उसकी वजह से जितनी डेथ्स हो रही हैं वो चाहे वो स्ट्रोक की सूरत में हो रही हैं, चाहे वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन की सूरत में हो रही हैं, दीज आर ऑल कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो 1.7 मिलियन डेथ्स पर ईयर, 35% ऑफ ऑल डेथ्स आर कार्डियोवास्कुलर। तो कार्डियोवास्कुलर डेथ्स का एक तो सबसे बड़ा ये है कि एक तो डेथ तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो डिसेबिलिटी है उसमें जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की जो कॉस्ट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है हर मुल्क अपनी इकोनॉमी में से खर्च करता है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की ट्रीटमेंट की अपनी आवाम की। और ऐसे हमारे अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज जहाँ पे लोगों को खुद खर्चा करना पड़ रहा है, तो इट इज़ ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन। तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं और बहुत इजीली प्रिवेंटेबल हैं। तो इतने बड़े बर्डन के साथ हम रह रहे हैं, और ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ का मसला नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। तो वाई वाई प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन जो है वो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि एक तो प्रोडक्टिव लाइफ बढ़ जाएगी। एक एक वाहिद मेंबर है फैमिली का, वो ही कमा रहा है, उसको एमआई हो जाता है, और हम उसको कहते हैं कि यार अब तो तुम कोई भारी काम नहीं कर सकते, तुम जो है वो तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी। और उसके 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो वो एक पूरी फैमिली एक तरह से डिजीज में चली गई। तो इसीलिए आपका प्रोडक्टिव लाइफ स्पैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जिंदा हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हैं तो यू यू आर अ सॉर्ट ऑफ बर्डन ऑन योर फैमिली, और आपकी फैमिली पूरी सफ़र कर रही है। तो प्रिवेंशन इसलिए ज़रूरी है कि आपको प्रोडक्टिव लाइफ स्पैन बढ़ाया जाए, हमारी सोसाइटी का डिसेबिलिटी से बचाया जाए, स्पेशली स्ट्रोक। स्ट्रोक की वजह से डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। हर फैमिली का दूसरा तीसरी फैमिली में एक स्ट्रोक वाला पेशेंट डिसेबल पड़ा हुआ है। Prevention is always economical than treatment, both at individual basis and state basis। यही मैं कह रहा हूँ कि प्रिवेंशन जो है वो बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है इसके बदले के ट्रीटमेंट के। स्टेट लेवल पे भी, स्टेट लेवल एक प्रिवेंशन की पॉलिसी लाता है तो वो उसकी कॉस्ट 10 टाइम्स कम होती है एक पॉलिसी अगर लाते हैं कि ट्रीटमेंट की पॉलिसी में। तो स्टेट लेवल पे भी हमें अपनी डायनामिक्स चेंज करनी होंगी, और इसी तरह इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें अपनी डायनामिक्स चेंज करनी होगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है और वो एक्सपेंसिव भी हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत चीप हैं, इकोनॉमिकल हैं, और वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हैं। तो इसलिए इंडिविजुअल लेवल पे भी हम कॉस्ट को बचा सकते हैं प्रिवेंशन करके। अच्छा, ये एक बेसिक चीज़ है। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होती है और सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होती है। प्राइमरी प्रिवेंशन जो है हमारी कोई भी जो डिजीज़ है उसकी अक्रेंस से पहले, तो इस स्पेसिफिक सिनेरियो में प्राइमरी प्रिवेंशन जो है एमआई, स्ट्रोक या किसी ऐसी इवेंट की अक्रेंस से पहले जो हम इकदाम लेते हैं उसको बचाने के लिए, दैट दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन। और सेकेंडरी प्रिवेंशन ये है कि अगर खुदा न खास्ता एमआई हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, आप एक लिम्ब लूज कर लेते हैं आर्टरी बंद होने के बाद, और उसके बाद मजीद उसको कॉम्प्लिकेट होने से रोकने के लिए जो हम इकदाम लेते हैं उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो आज हम मिक्स अप करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी को, जहाँ पे स्पेसिफिक डिफरेंसेस हुए प्राइमरी में वो मैं आपको बताऊंगा, और जहाँ पे दोनों एक जैसी हुई तो वो भी बताऊंगा। अच्छा, ये एक और चीज़ है जिसका मैं लेटर ऑन जिक्र करूंगा, तो मैंने सोचा मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दे दूं इंट्रोडक्शन में। ये जो है एक एक टूल है ऑनलाइन, एक कैलकुलेटर है जिसको ASCVD रिस्क एस्टिमेटर बोलते हैं, एथरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क एस्टिमेटर। ये इजीली फ़ोन पे खोला जा सकता है।
ठीक है। और ये इसके पीछे जो है वो बहुत बड़ी स्टडीज हैं, 10-10 15 फर्मिंगम हर्ट स्टडी का भी कुछ क्रक्स है, बड़ी बड़ी जो दुनिया की स्टडीज हुई हैं इसके पीछे उस स्टडीज का की बेस पे ये बनाया गया है। और दिस इज ओनली फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन। और हर कोई इसमें अपने वेरिएबल्स डाल के, अपनी एज, अपनी जेंडर, अपनी बाकी चीज़ें, अपनी रेस डाल के वो कैलकुलेट कर सकता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में कितने परसेंट चांस है कि उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टूल। ये हम आगे, क्योंकि इस पे हमारी बहुत सी गाइडलाइंस बेस्ड हैं। हमने लिपिड लोअरिंग थेरेपी, हमने स्टेटिन्स कब देनी है, हमने कब नहीं देनी, ये सारा इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो जो हमारी प्रिवेंशन है उसकी बैकबोन, उसका सबसे मेन पिलर जो सबसे कमज़ोर है अनफॉर्चुनेटली, वो ये है कि अवेयरनेस एंड एजुकेशन। हमारे लोगों में, हमारे डॉक्टर्स में, हमारे पॉपुलेशन में जब तक हम अवेयरनेस नहीं लेके आएंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल। सिर्फ ये कह देना कि वर्जिश करो, नमक कम खाओ, और परहेज करो, दिस इज नॉट इनफ। हमें हमें एक एक चीज़ को एड्रेस करना होता है। उसके लिए या तो हमारे पास वक्त नहीं होता या हमारे पास नॉलेज नहीं होता। तो अब ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर ये प्रॉपरली की जाए तो आप एक पूरी फैमिली की किस्मत बदल सकते हैं, एक बंदे की किस्मत बदल सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, अवेयरनेस के लिए जो है ये एक ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज है। ठीक है। ये स्पेशली मेडिकल साइंस में जब हम बिहेवियर चेंज किसी में लाना चाहते हैं तो इस दिस इज़ मोस्ट एप्लीकेबल। और इस पे ही हमें काम करना चाहिए। तो इसके 6 स्टेजेस हैं। एक जो है वो प्री कंटेम्पलेशन है। प्री कंटेम्पलेशन वो स्टेज है जिसमें एक आपके इंडिविजुअल को या आपके मरीज को पता ही नहीं है कि क्या ठीक है क्या गलत है। और एक डेवलप्ड कंट्री में 40% पॉपुलेशन प्री कंटेम्पलेशन फेज में है। और हम तो डेवलपिंग कंट्री हैं या शायद थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो हमें तो पता भी नहीं है कि हमारी कितनी पॉपुलेशन प्री कंटेम्पलेशन फेज में है, कितनी पॉपुलेशन को पता ही नहीं है क्या ठीक और क्या गलत है। इनफैक्ट अभी हम डेली प्रैक्टिस में देखते हैं, एक डायबिटीज का पेशेंट आ जाता है, मैं उसको कहता हूँ कि आपने चाय में चीनी नहीं डालनी, तो वो कहते हैं मैं कम डालती हूँ, या मैं शक्कर डाल लेती हूँ, या मैं गुड़ डाल लेती हूँ। शी डोंट इवन नो कि डायबिटीज में एब्सोलूट रिस्ट्रिक्शन है। कहती है नहीं नहीं, मैं तो कम डालती हूँ, और उसको मनाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये प्री कंटेम्पलेशन फेज में हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। उनको पता ही नहीं है कि उनकी डिजीज से रिलेटेड क्या चीज़ सही है क्या गलत है। फिर सेकेंड फेज आता है कंटेम्पलेशन फेज। उसमें हम पेशेंट को ये बताते हैं कि उसमें कि ये चीज़ आपके लिए ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। तो उसमें पेशेंट को पता लगने लग जाता है कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। और एक ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने के लिए आप एक सेशन में सिर्फ उसको प्री कंटेम्पलेशन से कंटेम्पलेशन फेज में ही ला सकते हैं। वो ही इफेक्टिव है। हम तो प्री कंटेम्पलेशन से उसको लेके आते हैं कंटेम्पलेशन में, फिर ये भी बता देते हैं ये करो जस्ट जस्ट इन सिंगल सिटिंग। ऐसे बिहेवियर चेंज लाना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए कंटेम्पलेशन फेज में हम पहले सेशन में जब भी किसी इंडिविजुअल या मरीज से मिलते हैं तो उसको सिर्फ ये रियलाइज कराते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत है। अगर आप सारी चीज़ें उसको बता देंगे तो वो कभी भी एग्री नहीं करेगा, क्योंकि उसको बहुत मुश्किल लगेंगी ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद हम प्रेपरेशन फेज में जाते हैं कि हम उसके साथ बैठ के प्लान बनाते हैं कि यार ये तुम्हारे लिए सही है, ये गलत है। तो वो व्हाट नेक्स्ट, हम कैसे इन तुम्हारे बिहेवियर को चेंज करें जिसमें ये चीज़ें डाली जाएं। फिर नेक्स्ट होता है कि हम एक्शन फेज में चले जाते हैं और पेशेंट एग्री करता है कि बस अब से। और फिर एक्शन फेज के बाद जब वो अब बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर लेता है अपने लाइफस्टाइल में, फिर देयर इज टाइम फॉर मेंटेनेंस विच इज मोस्ट डिफिकल्ट फेज। हमें हर पेशेंट को मेंटेनेंस फेज में रखना होता है और उसके लिए कांस्टेंट सेंसिटाइजेशन चाहिए। हर विजिट पे हमने उसको बताना है, हर विजिट पे बताना है, क्योंकि मेंटेनेंस फेज इज डिफिकल्ट। आप देखें तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं
ये आपको ऐड दिखाती हैं। एक आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं तो एक ऐड कोई ऑलमोस्ट आप 50 टाइम्स देखेंगे उस मैच के दौरान। वो इसीलिए कि वो रीसेंसिटाइज कर रहे हैं, आपके माइंड में एक बिहेवियर डाल रहे हैं। इसी तरह आपने पेशेंट को रीसेंसिटाइज करना है, एक बार कह देना, एक बार बता देना, दिस इज नॉट इनफ। बार बार उसको सेंसिटाइज करना है, बार बार सेंसिटाइज करना है, ताकि वो चीज़ उसके साथ कंप्लाइंट रहे। इसके बाद जो है जो लास्ट फेज होता है वो टर्मिनेशन फेज है, और इस फेज से हमें बचाना है। हम इतनी मेहनत करके 5 फेजेस में ले आते हैं और फिर पेशेंट फाइनली थक जाता है, तंग हो जाता है, और वो टर्मिनेट कर देता है उस बिहेवियर को जो पॉजिटिव बिहेवियर होता है। और मोस्टली हमें यही फेस करना पड़ रहा होता है। एक सेशन में हम पेशेंट को समझा देते हैं कि तुमने चीनी की परहेज करनी है, 2-3 माह बाद वापस आता है, कहता है 1 हफ्ता की थी लेकिन फिर मुझसे नहीं हो पा रही थी। तो ये टर्मिनेशन फेज से हमने पेशेंट को बचाना है। तो दिस एक बिहेवियर चेंज के लिए ये पूरा एक मैकेनिज्म है, जो अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब एक पेशेंट अपने बिहेवियर में चेंज लाएगा। ठीक है। तो अब ये हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? एक तो इंडिविजुअल लेवल है, हम अपने क्लिनिक्स पे कर सकते हैं, हम मेडिकल सेशंस में कर सकते हैं जैसे आज हम बैठे हुए हैं। इसी तरह हम बहुत से डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को बिठा के कम्युनिटी लेवल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम बहुत पीछे हैं। हम पोलियो के पीछे पड़े हुए हैं। पोलियो के मरीज मैंने जिंदगी में 2 देखे होंगे, और स्ट्रोक के मरीज में दिन में 4 देखता हूँ। तो हम कम्युनिटी को स्ट्रोक के बारे में क्यों नहीं प्रिवेंशन मेजर्स ले रहे? हम हाइपरटेंशन के बारे में क्यों नहीं ले रहे? हम अपने हेल्थ वर्कर्स को क्यों नहीं ट्रेन कर रहे जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर मीजल्स के पीछे पड़े हुए हैं? चलो, ऑल्दो दे आर इम्पोर्टेंट, पोलियो के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हम अपने दिन में कितने पेशेंट पोलियो के देखते, कितने मीजल्स के, और कितने एमआई और कितने स्ट्रोक के? दिस इज ह्यूज डिफरेंस। तो जो बल्क है, जो बर्डन है, उस पर हम कम्युनिटी लेवल पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। और जो छोटी मोटी चीजें हैं, छोटी मोटी तो नहीं लेकिन फिर भी मतलब जो जो कम्युनिटी में इतना ज्यादा बर्डन नहीं है, हम उस पे अपनी सारी लेडी हेल्थ वर्कर्स को लगाया हुआ है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को, वो लेडी हेल्थ वर्कर्स घरों में जाके क्यों नहीं बता रहे हैं कि स्ट्रोक को कैसे प्रिवेंट करना है? क्योंकि ये बहुत बड़ा। और गवर्नमेंट लेवल पे मीडिया कैंपेन्स कभी देखी नहीं जाती हैं। आप गवर्नमेंट लेवल की पॉलिसीज देखें, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपकी जो कार्बोनेटेड शुगर ड्रिंक सस्ती है और एक मिनरल वाटर महंगा है। हालांकि ये तो फिर लोग तो शुगरी ड्रिंक्स की तरफ क्यों नहीं जाएंगे? तो इसलिए गवर्नमेंट के लेवल की पॉलिसीज, जो चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं है उन पे टैक्सेस बढ़ाएं ताकि लोग उन्हें खरीदें ना, और जो हेल्दी चीज़ें हैं गवर्नमेंट उनको प्रमोट करे, उनको सब्सिडाइज करे ताकि एक हेल्दी डेवलपमेंट हो। लेकिन ये जो कंपनीज और ये सब एक पूरा माफिया है, ये शायद ही हमें कभी करने दे। इवन जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो भी ये नहीं कर पा रही। तो इसलिए गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज, मीडिया कैंपेन, मीडिया पे इश्तिहारात दिखाए जाएं जो रीसेंसिटाइज करें। जैसे आप एक एक कुकिंग ऑयल का इश्तिहार देखते हैं, उसमें सारी फैमिली हंस रही है, खुश है, और ये पोर्ट्रे कर रहे हैं आपके माइंड में कि ये ऑयल खाएंगे तो सारे खुश हो जाएंगे और ये हेल्दी है। और वो जब इस तरह से मीडिया कैंपेन्स चलेंगी ऐसी चीज़ों की, तो जब पेशेंट हमारे पास आएंगे तो वो हम नहीं उनको समझा पाएंगे, क्योंकि उन पे असर उसका ज़्यादा होगा जो इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ देखेंगे। तो इसलिए ये गवर्नमेंट लेवल पे भी होना चाहिए। अच्छा, तो इससे पहले हम हेल्दी डाइट पे जाते हैं सबसे पहले, और मोस्ट कंसर्निंग चीज़ यही है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी शायद यही है। तो हेल्दी डाइट जो है ये एक pyramid है, डाइटरी पिरामिड बोलते हैं। ये बहुत बार आपने देखा होगा, और एक मरीज को समझाना ये बहुत मुश्किल है। इसलिए हम कुछ इंडिविजुअल बातें भी करते हैं। लेकिन डाइटरी काउंसलिंग से पहले एक तो वो बिहेवियर चेंज का मॉडल जो हमने बताया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले सेशन में एटलीस्ट उसको बताएं तो सही, क्या सही है क्या गलत है। मैं पर्सनली जो है पेशेंट से पूछता हूँ कि तुम्हारे घर पे क्या क्या। अब एक पेशेंट जो है वो कहीं पहाड़ पे रहता है, आप उसे कहें सुबह नाश्ते में ओटमील खा लो, कॉर्नफ्लेक्स खा लो, तो ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो हमारी प्रैक्टिकल लेवल की अप्रोच होनी चाहिए। तो पहले तो सिंपल हमने एक पेशेंट से ये पूछना है या एक इंडिविजुअल से ये पूछना है कि तुम्हारे घर पे हैं क्या क्या चीज़ें, नॉर्मल रूटीन में क्या क्या है। और फिर उसमें से हमने सेग्रीगेट करना है कि यार ये चीज़ तुम खाया करो, ये छोड़ दो, ये खाया करो, ये छोड़ दो।
तो इसलिए, लेकिन ये एक डाइटरी पिरामिड मोस्टली रेफर होता है। तो आपका ये जो बेस है, जो बल्क है, उसमें जो है आपके सीरियल्स होने चाहिए। ठीक है। सीरियल्स में जो है वो रिफाइंड फ्लोर जो है इज द बिगेस्ट किलर। ठीक है। ये जो बाजार से डबल सुपर आटा मैदा मिलता है, ये रिफाइंड फ्लोर है। और ये एक तो शुगर की फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा करता है। दूसरा ये इसमें कार्ब्स लेवल इतने ज़्यादा होते हैं कि ये फैट डिपॉजिट्स करता है। तो होल ग्रेन को आपने प्रमोट करना है, चक्की का आटा, मकई, मिक्स्ड ग्रेन्स जो होते हैं, और होल ग्रेन जो घर पे बनी हुई चक्की के आटे की रोटी है, वो तंदूर की या फिर बेकरी से मिलने वाली ब्रेड से हजार दर्जे बेहतर है, क्योंकि उसमें होल ग्रेन है, उसकी पूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें आयरन है। लेकिन जो रिफाइंड आटा है जो फ्लोर मिल्स में बनता है, उसमें सिर्फ एक उसके गंदम का अंदर वाला वाइट हिस्सा होता है, जो एक तो एब्सॉर्ब भी इंटेस्टाइन से पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, उसमें फाइबर बहुत कम होता है। और दूसरा जो है वो शुगर की फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा करता है कि फैट डिपॉजिट होते हैं। तो जो होल ग्रेन आता है दैट, और सबसे पहले आप एक पेशेंट का आटा चेंज करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंज्यूम ही वो गंदम कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो वेजिटेबल्स के लिए इनकरेज करना है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जहाँ पे बेकरी है उसके साथ ही सब्जी की दुकान है, उसके साथ ही फ्रूट की दुकान है, तो ये आपने चूज करना है कि आपने किधर जाए। या तो बेकरी से जंक फूड या बेकरी आइटम्स उठा के शुगरी आइटम्स खाने हैं, या फिर उसके साथ ही जो फ्रूट की शॉप है उससे सेब लेके खा लेना, अंगूर लेके खा लेने, केले लेके खा लेने। तो ये चॉइसेस हमारे पास हैं, अवेलेबिलिटी का कोई बहाना नहीं होता। ये ऐसी चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल हैं और रादर रादर चीप भी हैं। आज आजकल भी चीप हैं कंपैरेटिवली बेकरी आइटम्स या जंक फूड्स हैं। इसी तरह फिर लीन मीट जो है, जिसमें फिश है, बहुत इम्पोर्टेंट है, चिकन इम्पोर्टेंट है। तो वो आपके मील का जो है वो एक पोर्शन होना चाहिए, लेकिन कंपैरेटिवली लेस पोर्शन होना चाहिए। इसी तरह जो है मिल्क है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स वो भी होने चाहिए, लेकिन जो सबसे कम आपकी मील का पोर्शन होना चाहिए वो ईडेबल ऑयल्स हैं, सॉल्ट है और शुगर है। तो एक पेशेंट जो एक हेल्दी डाइट पे जाना चाहता है, उसको अपनी डाइट से ये चीज़ें निकालनी ही हैं, इर्रिस्पेक्टिव उसको डायबिटीज़ है या नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव उसको ये हाइपरटेंशन है नहीं है, या वो सेकेंडरी प्रिवेंशन कर रहा है या प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहा है। तो ये डाइट पे कुछ मजीद बातें हैं। एक एक ये एक एक टर्म है जिसको हम पोर्शन कंट्रोल ईटिंग कहते हैं। ये डाइटरी हैबिट्स को मॉडिफाई करने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये है कि हमें छोटी प्लेट लेनी चाहिए और छोटा बाउल लेना चाहिए। जब हम बड़ी प्लेट लेंगे तो फिर हम उसको जब फुल करेंगे तो वो ज़्यादा खा लेंगे हम। ये छोटे छोटे बिहेवियर चेंजेस, अगर छोटी प्लेट लेंगे तो हम कम खाएंगे। इसी तरह हम अगर एक प्लेट लेते हैं तो हम ये रूल बना लें कि हमारे जो दस्तरखान पे चीज़ें हैं उसमें से प्लेट का आधा जो है हम वेजिटेबल और फ्रूट्स से भर लें, या वेजिटेबल से या फ्रूट से। और प्लेट की एक चौथाई जो है वो हम रोटी रख लें, और प्लेट की एक दूसरी चौथाई जो है उसमें हम लीन मीट रख लें, फिश या चिकन। तो ये एक एक हेल्दी प्लेट बन जाएगी आपकी। दूसरा, लिसन टू योर बॉडी। जब जब आपको लग जाए कि नाउ इट्स इनफ और हमें और नहीं खाना चाहिए, तो प्लीज स्टॉप ईटिंग। उसके बाद जो आप खाएंगे वो सेटिस्फेक्शन के बाद भी जो आप खाएंगे तो वो ओवर ईटिंग में आता है, और वही है जो वेट इंक्रीज और ये सब चीज़ों में, क्योंकि आपकी बॉडी ही आपको बताती है कि आपको कितना खाना चाहिए। अच्छा, एक और बात है कि हम खाना खाते हुए टीवी देख रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं खुद को। तो वो जो हमारी बॉडी का सेटाइटी लेवल है वो हम पहचान नहीं पा रहे होते हैं, हमें पता नहीं हो रहा होता कि नाउ इट्स इनफ। तो हम ओवर ईटिंग करते जाते हैं। तो जब भी हम खा रहे हो वी शुड टोटली फोकस ऑन आवर मील, ताकि हमें एक लेवल पे जब सेटाइटी हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए, तो हमें पता लग जाए कि बस। और एक और चीज़ जो है, जो एक लेमैन कॉमन पीपल, उनको समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं हम उनको समझा सकते हैं कि प्लीज़ ये जो फूड के ऊपर लेबल्स लगे होते हैं, जो उसके पीछे उसके न्यूट्रिशनल लेबल्स हैं, उसको पढ़ना सीखें। उसमें देखें कि उसमें कितने कार्ब्स हैं, जब भी ग्रोसरी स्टोर पे जाएं लेबल्स को पढ़ें।
आपको पता चलेगा कि आप देर विल बी अ ग्रेट डिफरेंस जब आपको पता चलेगा कि जो आप चीज़ें खरीद रहे हैं उसमें कितने कार्ब्स हैं, कितनी कितनी शुगर्स हैं, कितने परसेंट शुगर है, कितने परसेंट प्रोटीन्स हैं, कितने परसेंट फैट्स हैं। तो ये आप जब एक हैबिट बनाएंगे ना, तो आप ग्रोसरी स्टोर से जब ग्रोसरी कर रहे होंगे तो हमेशा आपकी कोशिश ये होगी कि आप वो चीज़ें उठाएं जो आपको हेल्दी लगती हैं। तो ये एक आदत बना लें। और अपने पढ़े लिखे पेशेंट्स को हमेशा उनको समझाने की कोशिश करें कि ये फूड के ऊपर जो लेबल्स लगे हुए होते हैं, जो पैकेट्स के ऊपर लेबल्स लगे होते हैं, उनको पढ़ें। और ये गवर्नमेंट का लॉ है कि कोई भी जो पैकेज फूड है वो बेचा नहीं जा सकता जब तक कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ना लिखी हो। अच्छा, अब ये नेक्स्ट स्लाइड भी मजे की है। इसमें जो है हमने चूज करना है, वी हैव टू चूज वाइजली। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक एक तो होल ग्रेन, मैंने आपको पहले बताया कि होल ग्रेन हमेशा खरीदें, चक्की का आटा खरीदें, ये रिफाइंड फ्लोर जो मिलता है मे भी खाने में अच्छा होता हो, थोड़ा ज़्यादा आपको खाने में सेटिस्फेक्शन मिले, लेकिन होल ग्रेन इज़ ऑलवेज ऑलवेज प्रेफरेबल। आप एक शॉप पे जा रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, तो अगर आपको प्यास लगी है तो प्लीज़ पानी लेके पिए। कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस प्लीज़ अवॉइड देम। और इसी तरह जहाँ पे भी केएफसी है उसके साथ फ्रूट की शॉप भी है, उसके साथ ही सब्जी की शॉप भी है। तो क्यों नहीं जाके फ्रूट लिया जा सकता कि, बजाय इसके कि आप केएफसी पे जाके जंक फूड खाएं। इसी तरह अगर आपका मूड हो रहा है कुछ अच्छा हेल्दी खाने का, तो मैकडोनल्ड्स के बजाय आप एक बारबेक्यू फिश शॉप पे क्यों नहीं चले जाते। मच बेटर देन मैकडोनल्ड्स। इसी तरह आप अगर एक रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं तो आप फ्राइड चिकन ऑर्डर करने के बजाय सूप ऑर्डर करें, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत अच्छी है और वो सेफ भी है। तो ये चॉइसेस हैं जो हमने करनी है, और ये मुश्किल चॉइसेस नहीं है। और जो लोग बहुत एम्बिशियस हैं अपनी डाइट को लेके, और जो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहे हैं, ऑल्दो ये बहुत कम पॉपुलेशन है हमारी, लेकिन ये है कि फिर उनके लिए हम उनको एक तो डाइटिशियन को रेफर कर सकते हैं। दूसरा उनके लिए जो है हम उनको बता सकते हैं कि इंटरनेट पे, मोबाइल फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे बहुत सी एप्स अवेलेबल हैं जिसमें डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो कैलोरीज को फिर डिवाइड कर सकते हैं कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स में, जैसे उनकी बॉडी की फैट कंपोजिशन है। बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे फैट कंपोजिशन पता लगाई जा सकती है। न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स जो हैं वो हर फूड आइटम के पता होते हैं ऐसे एम्बिशियस लोगों को, कि एप्पल में क्या है, मैंगो में क्या है, और ऐसे चार्ट्स भी मिलते हैं, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। तो फिर वो अपने वेट के हिसाब से, अपनी एक्सरसाइज के हिसाब से, और अपनी फैट कंपोजिशन के हिसाब से अपनी डेली कार्ब्स को, प्रोटीन्स को टाइट्रेट करते हैं। तो ये बहुत एडवांस लेवल है। हम शायद अगले 100 साल तक तो इसे ना पहुंच सके हमारी पॉपुलेशन। लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा एम्बिशियस हैं, तो उनको हम ये रेकमेंड कर सकते हैं कि वो इस तरह करें। तो नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज पे। लेकिन एक्सरसाइज से पहले मैं थोड़ा सा फीडबैक लेना चाह रहा हूँ क्योंकि सब लोग बिल्कुल खामोश हैं। हेलो। जी जी, कैसा फीडबैक? मतलब डाइट को लेके कुछ फीडबैक के क्या 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 इजी था, कुछ ऐसा तो नहीं था जो समझ ना आ रहा हो, या कुछ ऐसा तो नहीं था जो एप्लीकेबल ना हो। नहीं जी, एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ समझ आ रहा है। ठीक सर बहुत जबरदस्त, हाँ बड़ी गौर से हम सुन रहे हैं। जी मजा आ रहा है। एंड पे फिर आपके जी साथ कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है मजा आया, ठीक बड़ा है अच्छा है। आप कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, जी खामोशी जी, बहुत ये तो ज्यादा फिर थी पहले इसलिए। एक्सरसाइज एट द का एंड जो वी है विल थोड़ा सा। स्टार्ट द डिस्कशन। जी जी ठीक है, ठीक। ठीक। ठीक है, ठीक। अच्छा। हाँ, तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आपने डाइट के बारे में तो बेसिक्स बता दी। वो सिंपल है, उसकी समरी यही है कि डाइट में पेशेंट से पूछें घर पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और उसको अलग कर दें कि इनमें से ये चीज़ें खाओ, ये चीज़ें ना खाओ, या क्या क्या चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं उसमें से ये खाओ, ये ना खाओ। दिस इज क्रक्स के हमने क्या
कैसे चूज करना है और पेशेंट को कैसे वाइज बनाना है कि उसने क्या करना है। नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को लेके लोग बहुत वरीड है। हमारे डॉक्टर सिंपल कह देते हैं कि वर्जिश करो, बस नेक्स्ट कुछ भी नहीं, एक वर्ड वर्जिश करो। किसी को भी कोई ऐसे कह दे कि वर्जिश करो, उसके उसके जहन में 100 क्वेश्चंस होंगे कि यार कैसे करना है, चलना है, दौड़ना है, भागना है, मशीन लेनी है, क्या करना है। तो एक्सरसाइज को हम दो दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो एरोबिक एक्सरसाइज है और एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है। एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो आपका हार्ट रेट इंक्रीज करती है एक रिपीटेड रिदमिक मूवमेंट्स लार्ज मसल ग्रुप्स की वजह से। जैसे स्विमिंग है, जैसे रनिंग है, जॉगिंग है। ये जो है मसल्स की डिमांड बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ता है। और आपके जो बॉडी फैट्स हैं वो डिलोकलाइज होते हैं, कंज्यूम होते हैं। तो इसकी एग्जांपल यही है, स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ट्रेडमिल। और इसके इसकी प्रोज जो हैं वो ये हैं कि ये इजी है। रिस्क रिडक्शन जो है इसमें ग्रेटर है एज कम्पेयर टू अदर कार्डियोवास्कुलर रिस्क रिडक्शन। और कोई स्पेशल इक्विपमेंट या कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती, हम किसी लेमैन को भी बता सकते हैं कि वो एरोबिक एक्सरसाइज कैसे कर सकता है। और कॉन्स इसके ये हैं कि जो यंग लोग हैं जिनके पास टाइम कम है एक्सरसाइज का, तो ये जो है एक सेम लेवल ऑफ कैलोरीज बर्न करने के लिए ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम करती हैं एरोबिक एक्सरसाइज, जो आप बाकी ऑप्शंस में आप कम टाइम में उतनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो एक ये इसका कौन है। जब फिर आगे इसको दो में डिवाइड किया जाता है, एक मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज और एक हाई इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज। मॉडरेट इंटेंसिटी में हम ब्रिस्क वॉकिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग स्लो पेस में, स्विमिंग स्लो पेस में। तो ये एल्डरली जॉइंट डिजीजेस वाले पेशेंट या जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे और आप सब उनको बेड से उठा के अभी एक्सरसाइज पे लगा रहे हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, ओबीज हैं, तो उनके लिए जो है ये मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज इज द बेस्ट ऑप्शन जो आप उसको बता सकते हैं। कितनी करनी है, कब कब करनी है, ये मैं बाद में बताऊंगा। और लॉन्ग टर्म कंप्लाइंस इसके साथ बहुत बेहतर होती है जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज या जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज है उसके इतना साथ चाहिए। पेशेंट उसके साथ पेशेंट थक जाता है। सुनो। तो अच्छा। तो नेक्स्ट जो है वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, वो भी एरोबिक एक्सरसाइज है। उसमें जो है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक टर्म है जो एक एक ट्रेनर जो है उससे उसके पास जाना पड़ता है, और वो आपको सिखाता है कि कौन से मसल ग्रुप की रिदमिक मूवमेंट्स करके और फिर हाई इंटेंसिटी मूवमेंट करके और फिर इंटरवल्स पे करनी है। ये एफिशिएंट है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसको इसको ट्रेनर के साथ करना पड़ता है और शायद कभी कोई इक्विपमेंट भी कंज्यूम करना पड़े। सो समरी इज के बेस्ट जो है मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज है फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ पॉपुलेशन जो हमारे पास आती है। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज है। इसमें जो है हम एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स को जो है किसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूव करते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो है जो जिम बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं जिसमें मशीन्स यूज होती हैं एक स्पेसिफिक मसल ग्रुप के लिए। और ये जो है यंग लोगों के लिए सूटेबल है, एम्बिशियस लोगों के लिए जिन्हें अपनी बॉडी बनानी है, कैलोरीज भी बर्न करनी है और उनके पास टाइम भी कम है। और इसके भी नुकसानात ये हैं कि ये स्पेशल इक्विपमेंट इसका चाहिए हमें, इसकी ट्रेनिंग हमें चाहिए। और जो एल्डरली हैं, ओबीज हैं बहुत ज़्यादा, और जो जो जॉइंट डिजीजेस के लोग हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं है, ये सिर्फ यंग लोगों के लिए सूटेबल है। तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। अब एएचए की रिकमेंडेशन क्या है। एएचए की रिकमेंडेशन ये है कि मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज 150 मिनट्स पर वीक इज रिकमेंडेड बाय एएचए फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन। इसका मतलब ये है कि हम मरीज से कहेंगे कि वो हफ्ते में कम से कम 5 मिनट दिन में हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट तक मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक स्विमिंग करे, तेज चले, जॉगिंग करे 30 मिनट तक हफ्ते में कम से कम 5 दिन। इसी तरह हाई इंटेंसिटी एरोबिक अगर वो कर रहा है
तो वो 75 मिनट्स पर वीक करनी है, तो वो तकरीबन जो है 15 मिनट पड़ती है। और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ये अच्छे रेकमेंड करता है कि हफ्ते में 2 दिन की जानी चाहिए कम से कम, अगर बाकी एरोबिक नहीं कर रहे। तो ये AHA की रिकमेंडेशन है। बहरहाल इसकी समरी यही है कि बहुत इजी है मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज, और हर पेशेंट को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिर्फ ये कह देना वर्जिश करना इज़ नॉट इनफ। आप दिन में 30 मिनट तक या तो आराम आराम से भागें या बहुत तेज तेज चलें। इससे इतना चलें कि आपको पसीना भी आए और दिल की धड़कन भी तेज हो, और कम से कम 5 दिन हफ्ते में ये जरूर करें। अच्छा, तो जो नेक्स्ट हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में चीज़ है वो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। इसकी प्रेवलेंस के बारे में तो सबको ही पता है कि ऑलमोस्ट हर घर में एक या दो हाइपरटेंसिव तो है ही हैं। और हाइपरटेंशन को लेके मिथ्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उनको भी क्लियर करना होता है। और स्पेशली वरीड भी बहुत होते हैं हाइपरटेंसिव कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें एक तो ये है कि जितनी भी नई स्टडीज आई हैं आपने नोट किया होगा कि जब भी गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस, चाहे वो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की हो या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की हो, वो हर नई गाइडलाइंस में जो थ्रेश होल्ड है उसको कम करते जा रहे हैं। क्योंकि जितनी स्टडीज हो रही हैं वो कहते हैं कि जितना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम रहता है उतना ही कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम होता है। तो अब भी जो है, जो नई गाइडलाइंस हैं लेटेस्ट हैं, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 80 इज थ्रेशोल्ड, डायस्टोलिक 80 और सिस्टोलिक 130। इररिस्पेक्टिव के ये प्राइमरी प्रिवेंशन है, इररिस्पेक्टिव के सेकेंडरी प्रिवेंशन है, इररिस्पेक्टिव के एज है, क्या है। पहले ये इस तरह की चेंजेस थी, अब कुछ भी नहीं है। अब 130 80 इज आवर लिमिट। उससे ऊपर हमने पेशेंट को नहीं लेके जाने देना। उससे कम रहेगा तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम रहेगा। तो अब ये सारी एम्बिग्विटीज खत्म हो गई हैं, बस एक ही गाइडलाइन है और वो ये है कि 130 80 चाहे कुछ भी है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस को लेके हम लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक क्लिनिक का BP उस टाइम पेशेंट चल के आया हुआ है, उस टाइम पेशेंट किसी भी रीजन से एंजाइटी में है तो उसका BP ज़्यादा हो सकता है, तो कभी भी डायग्नोसिस के लिए सिंगल रीडिंग नहीं यूज़ करनी होती। आजकल एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो है बहुत इजीली अवेलेबल है, अक्सर कार्डियोलॉजिस्ट के पास है और खरीदी भी जा सकता है, कोई इतनी महंगी डिवाइसेस नहीं है। तो ambulatory blood pressure monitoring is always recommended for diagnosis and monitoring। और वो एवरेज ब्लड प्रेशर, ये 130 80 जो है ये सिंगल रीडिंग, दो रीडिंग्स नहीं, एवरेज ब्लड प्रेशर है जिसमें 24 आवर्स में एटलीस्ट 100 रीडिंग्स जो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस है वो लेती है और उसकी फाइनल एवरेज निकालती है। तो फिर अगर वो 130 80 से ज़्यादा है तो देन वी नीड ट्रीटमेंट और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इसी तरह जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते उसको होम ब्लड प्रेशर HPPM, होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ डे विद सेम इक्विपमेंट एंड सेम ऑपरेटर एंड सेम टाइम हमें करना होता है। मसलन उसको हम कह देते हैं कि सुबह 8 बजे से एक रीडिंग ले ले और एक शाम को 8 बजे, एक ही बंदा एक ही मशीन से, और हमें 10 दिन का रिकॉर्ड दे। फिर हम उनकी एवरेज निकाल के देखते हैं कि ये हाइपरटेंसिव है या नहीं है। एक सिंगल रीडिंग 130 80 से ऊपर आ जाए और उसको हाइपरटेंसिव बनाना ये रिकमेंडेड नहीं है। फिर उसके बाद डाइटरी मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज जिस पे हम बात कर चुके हैं। हाइपरटेंशन पे एक स्पेसिफिक डाइट प्लान है जिसको हम डैश डाइट बोलते हैं, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन डैश। डैश जो है वो भी जो मैंने आपको बताए हैं वही हैं, लेकिन इसमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन का ये है कि एक सिंपल कह देना कि नमक कम खाओ इज़ नॉट इनफ। 2.5 ग्राम जो है वो रिकमेंडेड है डेली फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल, और 1.5 ग्राम विद अ पर्सन विद हाइपरटेंशन। तो 2.5 ग्राम हम पेशेंट को ऐसे समझा सकते हैं कि आपके 24 घंटे का रोटी सालन जो भी खा रहे हैं उसमें जो नमक है वो एक छोटा चम्मच, प्लेन छोटा चम्मच, हार्ड बना हुआ छोटा चम्मच नहीं, लेवल्ड टीस्पून जो है, लेवल टीस्पून के बराबर होना चाहिए। तो उसको और रफली हम कह दें तो वो उससे हम ये कह सकते हैं कि वो रोटी में नमक ना रखें, और जो वो रोटी के साथ खा रहे जो भी चीज़ उसमें एक चुटकी नमक की होनी चाहिए।
तो इस तरह से हमने एक्सप्लेन करना है। सिर्फ बोल देना नमक कम खाएं इज नॉट इनफ। अक्सर पेशेंट से मैं पूछता हूँ आप नमक कम खाते हैं, तो वो कहते हैं हाँ मैं कम खाता हूँ। तो फिर मैं नेक्स्ट ये पूछ रहा हूँ कि आपके लिए घर में अलग रोटी और अलग खाना बनता है या सबके साथ? नहीं, सबके साथ, सभी कम खाते हैं। तो फिर इसको हम इजीली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम मंथली उनसे पूछ सकते हैं कि वो कितना सॉल्ट कंज्यूम करते हैं और घर के कितने लोग हैं। तो उसको हम सिंपली मंथली कंज्यूम सॉल्ट को घर के लोगों से वो 30 पे डिवाइड करके हमें पता चल जाता है कि एक बंदा पर डे कितना कंज्यूम कर रहा है, तो वही आपका पेशेंट कंज्यूम कर। लेकिन इतनी कैलकुलेशंस में मोस्टली जाने का टाइम नहीं होता। लेकिन ये है कि पेशेंट को ये रियलाइज करना है कि अगर वो हाइपरटेंसिव है तो एटलीस्ट उसका खाना अलग बनना चाहिए, या उसके खाने में बाकी घर के मेंबर से नमक बहुत कम होना चाहिए। तो बाकी जो डैश डाइट के कंपोनेंट्स है वो ऑलमोस्ट वही हैं जो हम ऑलरेडी हेल्दी डाइट में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आती है डायबिटीज। डायबिटीज जो है इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। और इसी तरह हमारी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उसके लिए तो बहुत बड़ा मसला है। पेशेंट को एजुकेट करना, पेशेंट की लाइफस्टाइल में बिहेवियर मॉडिफिकेशन, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ डिप्रेशन भी होता है और बहुत से एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, सोशल सिम्टम्स हैं, सोशल इश्यूज हैं जिनका जिनको हमें एड्रेस करना होता है। तो diabetes is one of leading cause of atherosclerotic cardiovascular disease। HbA1c थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कुछ गाइडलाइंस क्या कहती हैं कुछ क्या कहती हैं, लेकिन लेकिन एक पेशेंट जो डायबिटीज़ का है उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचाने के लिए HbA1c हमें 6.5 से 7.5 के बीच में रखना होता है डिजायरेबल। क्योंकि डायबिटीज के साथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज का यू शेप कर्व है। अगर हम HbA1c 5 या 4.5 रखेंगे तो भी रिस्क बढ़ जाएगा, और हाई रखेंगे 8 9 10 तो भी रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये एक यू शेप कर्व आता है। तो इसीलिए 6.5 एंड 7, बिटवीन 6.5 एंड 7.5 इज ऑप्टिमल। 6.5 से नीचे भी नहीं जाना होता। इसी तरह जो है डाइटरी कंप्लाइंस डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्रेसिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें सोशल कंपोनेंट्स भी रोल प्ले करते हैं। एक पेशेंट के घर में सब एक चीज़ खा रहे हैं और वो नहीं खा पा रहा, घर पे किसी के पास वक्त नहीं है उसके लिए अलग से खाना बनाने का, उसके लिए अलग से वो करना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल हैं। हम तो एक क्लिनिक पे बैठ के पेशेंट को डांट भी देते हैं, तुम परहेज नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे। लेकिन एक लिविंग विद डायबिटीज इज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली हमारी जो लोअर मिडिल क्लास या अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन है उसके लिए। क्योंकि एक अलग से खाना बनना, अलग से चाय बनना, अलग से उसके लिए चीज़ें लाना अक्सर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए बिहेवियर चेंज, उसके घर में जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनको कॉस्ट इफेक्टिव बना के उसके लिए एक डाइट प्लान बनाना इज़ वेरी मच मैंडेटरी। क्योंकि वो वहाँ पे तो पैसे बचा लेगी अपनी डाइट में, लेकिन लेटर ऑन जितने वो उसके घर की इनकम होगी वो सारी उसकी ट्रीटमेंट पे लग जाएगी, उसको दवाइयाँ छोड़नी पड़ जाएंगी। तो एक एक ऐसे एवरेज पॉपुलेशन, एवरेज एवरेज इनकम पॉपुलेशन के लिए डायबिटीज़ के साथ जिंदा रहना इज़ वेरी मच डिफिकल्ट। और उसमें साइको सोशल सपोर्ट, सपोर्ट ऑफ फिजिशियन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम तो पेशेंट को डांटते रहते हैं कि ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, लेकिन कभी कभी हमें उससे पूछना चाहिए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसकी वजह से वो परहेज नहीं कर पा रहा, और अगर हो सके तो हमें उनको एड्रेस करना चाहिए जो हमारे इख्तियार में हैं चीज़ें। एक्सरसाइज डायबिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पेशेंट को मनाना, हमारे सोशल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक डायबिटीज़ के पेशेंट को मनाते हैं, वो फीमेल है, कि वो एक्सरसाइज करे, कहते हैं मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो लोग क्या कहेंगे, लोग पूछेंगे कि तुम क्यों चल रहे हो, क्यों जा रहे हो। इसी तरह एक एलिट क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, उसको हम कहेंगे तुम गाड़ी यूज़ करना बंद कर दो, एटलीस्ट अपनी वर्क प्लेस से 1 किलोमीटर पहले उतर जाओ, तो वो कहेगा लोग क्या कहेंगे, और लोग कहेंगे ये गाड़ी में नहीं आ रहा, लोग कहेंगे साइकिल पे क्यों आ रहा है। तो ये हमारे सोशल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं जिनको हमने चेंज लानी है एक सोसाइटी में। अगर हम अभी नहीं लाएंगे और लोग इसी तरह सोशल इश्यूज की वजह से अपनी हेल्थ को ख़राब करते रहे तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे इन चीज़ों में।
तो सोशल इश्यूज को भी हमें एड्रेस करना चाहिए। वॉक ना करने की वजूहत मोस्टली सोशल होती हैं, कि गांव में रह रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे। इसी तरह जो जो अपर मिडिल क्लास है वो कहते हैं हम गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो हमारी ईगो हर्ट होगी, लोग क्या समझेंगे। तो इसलिए एक एक सोशल इश्यूज को डिस्कस करना जरूरी है पेशेंट के साथ। डॉक्टर कैसे साहब ने आखिर में कैसर, आखिर में इंशाल्लाह आप कंटिन्यू करें, इसको फिनिश करें, फिर उसके बाद डिस्कशन। अच्छा, स्मोकिंग। स्मोकिंग एक और ऐसी चीज है जो जो हमारे लिए क्लिनिक्स पे एक बहुत बड़ा मसला होती है। और उसके लिए एजुकेट करना, उसके लिए मरीज को मनाना, और इसमें जो मैंने आपको ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल बताया, दिस इज वेरी मच इफेक्टिव इन इन स्मोकिंग सेशन। तो अ, अच्छा, स्मोकिंग का ये है कि इसका रिलेटिव रिस्क जो है ना, एक्सपोजर से, एक्सपोजर, अमाउंट ऑफ एक्सपोजर से डायरेक्टली रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि एक बंदा साल में एक आध बार पिछले 20 साल से अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे एक आध सिगरेट पी रहा है, और एक बंदा जो डेली एक एक डिब्बा पीता है सिगरेट का, 20 सिगरेट्स पीता है, तो उन दोनों में रिस्क बहुत डिफरेंट है। अब एक बंदे को हम सिंपली कह देते हैं कि ये 20 ईयर्स से स्मोक कर रहा है, और दूसरा भी 20 ईयर्स है, लेकिन एक दिन में 20 सिगरेट पी रहा है, और एक अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कभी महीने में एक आध बार पी रहा है। तो जितनी ज्यादा अमाउंट एक्सपोजर का होगा उतना ही ज्यादा रिस्क होगा। और दूसरी बात ये है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आप ग्राफ्स देखें ना कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क फैक्टर के, तो स्मोकिंग का ग्राफ सबसे ज्यादा स्टीप है। मतलब जो एक स्मोकर है और एक नॉन स्मोकर है, देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन अकरेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। एक हाइपरटेंसिव और नॉन हाइपरटेंसिव में इतना डिफरेंस नहीं है, डायबिटिक नॉन डायबिटिक में इतना डिफरेंस नहीं है जितना स्मोकर और नॉन स्मोकर में। तो स्मोकिंग इज रियली वेरी डेंजरस। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर विजिट पे पेशेंट से पूछना है, एक बार आपके कहने से कभी भी कोई स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा। हर विजिट पे हमें पूछना है, हाँ, कि आप स्मोकिंग अभी कर रहे हैं, आपने कम कर दी है, आपने क्या मतलब वो जो हमारा ट्रांसथ्योरेटिकल मॉडल है, पहले उसे प्री कंटेम्पलेटरी फेज से कंटेम्पलेशन में लेके आना है, उसको समझाना है कि दिस इज वेरी डेंजरस, फिर उसके साथ बैठ के एक एक्शन प्लान बनाना है कि चलो कल से आप 4 के बजाय 2 सिगरेट पियो। फिर उसके बाद उसको उसके एक्शन प्लान को मजीद बेहतर करना है। फिर उसके बाद उसके मेंटेनेंस फेज जो बहुत मुश्किल है उस पे लेके जाना है। बाकी हमें निकोटीन पैचेस मिलते हैं, वेलो के नाम से आजकल आ रहे हैं मार्केट में, वो हमें हेल्प कर सकते हैं कुछ स्मोकिंग सिजेशन के लिए। कुछ ड्रग्स हैं, ब्रुप्रोपियन, वर्निसिलिन, एंटी डिप्रेसेंट है, ये हम साथ साथ स्टार्ट करेंगे तो तभी इफेक्टिव होगा। तो इसलिए स्मोकिंग सिजेशन जो है ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। लेकिन ये है कि इस पे अगर हम कांस्टेंट पेशेंट की सेंसिटाइजेशन करें और गवर्नमेंट लेवल पे भी, ऑल्दो अभी गवर्नमेंट टैक्सेस भी बढ़ा रही है, प्राइसेस भी बढ़ा रही है, ये एक अच्छा कदम है। लेकिन सिर्फ एक डब्बे पे लिख देना कि ये सेहत के लिए खतरनाक है, अब तो एड्स भी बंद हो गए हैं टीवी पे। तो इसी तरह हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट लेवल पे काम बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों में हेल्थ फ्री लाइफस्टाइल प्रमोट हो। नेक्स्ट जो सबसे मुश्किल चीज़ जो है वो डिसलिपिडीमिया है, और इसको समझना बहुत ट्रिकी है, थोड़ा सा बोरिंग भी है। लेकिन ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको समराइज करने की कोशिश करूँ। एक तो ये है कि लिपिड प्रोफाइल की नॉर्मल रेंजेस क्या है। लिपिड प्रोफाइल में हम पूरे लिपिड अक्सर वी आर नॉट बॉदर्ड बाकी चीज़ों से। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ है जो डायरेक्टली रिलेटेड है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, दैट इज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे ही सारी गाइडलाइंस हैं, उसके बेस पे ही हम स्टैटिन्स देते हैं। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी मच रेलेवेंट, और ये ही हम मोस्टली देख रहे होते हैं। तो ये भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की तरह हर नई गाइडलाइन आती है वो कहती है जितना कम हो उतना अच्छा है। पहले 100 था, पहले 150 था नॉर्मल रेंज में, फिर 100 आया, अब कहते हैं 70।
तो बिलो 70 इज आइडियल फॉर पेशेंट विद सेकेंडरी प्रिवेंशन, जिसको हार्ट डिजीज हो गई, स्ट्रोक हो गया, मल्टीपल स्ट्रोक्स हो रहे हैं, तो उसमें तो एलडीएल लेवल हमें टारगेट करना है कि उसको 70 से ऊपर नहीं जाने देना। इसी तरह बिलो 100 जो है, वो ऐसे पेशेंट जिसको एक सिंगल इवेंट हुआ है, माइनर इवेंट हुआ है, या फिर प्राइमरी प्रिवेंशन है, उसके लिए हम बिलो 100 रख सकते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन विद मल्टीपल रिस्क फैक्टर। इसी तरह अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो फिर हम उसको नियर नॉर्मल पे भी ला सकते हैं, 130 तक से नीचे रख सकते हैं। लेकिन जो 130 से ऊपर है बॉर्डर लाइन हाई, फिर इस तरह हाई 160 से 189, और 190 से ऊपर जो है वो वेरी हाई है, किसी भी एज में ये हो रहा है तो इट इज़ वेरी हाई। तो हमें एलडीएल पे नज़र रखनी है। दूसरा जो है ट्राइग्लिसराइड, कुछ हद तक कार्डियक डिजीज की अक्रेंस के लिए, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियक डिजीज के लिए कुछ हद तक ये इसका रिलेशन है, कुछ रेलेवेंस है, तो ये भी हम देखते हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारा टारगेट होता है वो एलडीएल होता है, कि उसको हमने नीचे लाना होता है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है, किसी भी पेशेंट को एक स्ट्रोक हो गया, एक एमआई हो गया, या कोई पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज हो गई, उसको एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया हो गया, जो भी है डिजीज है, एक बार आपकी इवेंट हो गई, तो सिंपल है, आपने हाई इंटेंसिटी स्टैटिन्स देना है। हाई इंटेंसिटी स्टैटिन्स में रोजुवास्टेटिन 20 मिलीग्राम, एटोर्वास्टेटिन 40 मिलीग्राम। लेकिन हाई इंटेंसिटी जो है वो डोज के हिसाब से नहीं कैलकुलेट की जाती, बल्कि वो एलडीएल की रिडक्शन के टारगेट के हिसाब से। अगर आपके पेशेंट का बेसलाइन एलडीएल जो है, उसको आपने 50% रिड्यूस करना है, चाहे वो जितना भी है, आप उसको आपका टारगेट यही होता है। अगर पेशेंट को एक इवेंट हो गया है तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए हाई इंटेंसिटी स्टैटिन इज द रूल। ठीक है। और हाई रिस्क पेशेंट जो है, जिसको एक स्ट्रोक भी हुआ हुआ है, 7 एमआई भी हो गया है, या 2 बार स्ट्रोक हो गया है, तो उसके लिए हमारा टारगेट ये होता है कि हाई इंटेंसिटी दें, और फाइनल टारगेट जो है वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रखें। तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है, और दिस इज सिंपल। अब आते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन पे। प्राइमरी प्रिवेंशन जो है, उसमें एक तो ये है कि हर 20 साल के बाद एक बंदे का हमें फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवा लेना चाहिए। स्पेशली ऐसे बच्चे जो ओबीज हैं, ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कार्डियोवास्कुलर डिजीज की, अर्ली कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसको प्री मेच्योर कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोलते हैं, कम एज में अगर उसके बहन भाई हो, वालदैन में हो, तो 20 साल पे हमें, और अगर उसकी फैमिली में डिसलिपिडीमिया के पेशेंट्स हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, और उनको कोई बीमारी है डिसलिपिडीमिया की वजह से कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो उसका हमें 20 साल पे कर लेना चाहिए। तो अब प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए सिर्फ 2 इंडिकेशन हैं कि हम हाई इंटेंसिटी स्टैटिन का देंगे। एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन में जब किसी पेशेंट का बगैर डिजीज के, लेकिन कोई भी उसको डिजीज नहीं हुई, लेकिन उसका जो एलडीएल है वो 190 से ज़्यादा है, 190 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो हमें उसे हाई इंटेंसिटी स्टैटिन देनी है, इर्रिस्पेक्टिव उसकी एज, इर्रिस्पेक्टिव उसकी डिजीज। अगर तो प्राइमरी प्रिवेंशन में उसका एलडीएल 190 से कम है, लेकिन वो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ASCVD रिस्क कैलकुलेटर बताया था, उस पे अगर उसका रिस्क कैलकुलेट हुआ और वो 20% से ज़्यादा है, तो फिर भी आपने उसको हाई इंटेंसिटी स्टैटिन देना है। तो ये 2 इंडिकेशन है हाई इंटेंसिटी स्टैटिन की प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए। इसी तरह मॉडरेट इंटेंसिटी स्टैटिन जो है वो, कि कोई भी पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है और उसकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा है, चाहे उसका एलडीएल जितना भी है, तो मॉडरेट इंटेंसिटी स्टैटिन हमें देनी है। और कोई भी पेशेंट जिसका ASCVD रिस्क 7.5 से 20 के बीच में है, इसको इंटरमीडिएट रिस्क बोलते हैं, तो उसमें जो है हमें मॉडरेट इंटेंसिटी स्टैटिन देनी है। और ये 2019 की गाइडलाइंस हैं, उसके बाद अभी कोई अपडेट नहीं आया। तो ये 2 इंडिकेशंस जो है वो मॉडरेट इंटेंसिटी स्टैटिन के लिए रफली यही है कि रोजुवास्टेटिन हम 10 mg देते हैं, और टॉरवास्टेटिन जो है वो 20 mg देते हैं। हाँ, तो ये दो हैं, और उसके बाद स्टैटिन देने के बाद एटलीस्ट आफ्टर 3 मंथ्स हमें रिपीट करना होता है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, और देखना होता है कि हम अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं एलडीएल पे या नहीं।
तो लिपिड लॉरिंग तो थोड़ा बोरिंग और मुश्किल भी था, लेकिन बाकी ये ओबेसिटी जो है ये रादर सिंपल है। ओबेसिटी एक आखिरी चीज़ है जो प्रिवेंशन में हमें देखनी होती है, ओवरवेट और ओबेसिटी। इस वक्त जो है एक 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 पेंडेमिक है रादर ओबेसिटी का, हमारे सिडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी डाइट की वजह से, जंक फूड की वजह से, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सिडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सब मिलके एक ओबेसिटी का पेंडेमिक है दुनिया में। और हर हर जगह जो है ओबेसिटी एक एक प्रॉब्लम है, हर डिजीज से रिलेटेड, हर रिस्क फैक्टर से रिलेटेड। तो अब इसमें एक सिंपल जो है, हमें बीएमआई इनकरेज करना चाहिए, स्पेशली पढ़े लिखे लोगों को, कि एक वेट मशीन खरीदें, अपना डेली वेट करें, डेली नहीं करते मंथली वेट करें, और अपना बीएमआई पे नज़र रखें। बीएमआई जो है 18.5 से अगर कम है तो वो अंडरवेट है, 18.5 से 24.9 जो है वो ऑप्टिमल बीएमआई है, 25 से 29 को हम ओवरवेट लेबल करते हैं, और ग्रेटर देन 30 ओबीज है। फिर आगे ओबेसिटी के ग्रेड्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सवेयर, वो भी हैं। बस 30 से ज़्यादा है तो बस ओबीज है। इसी तरह बीएमआई, अगर वो वेट मशीन नहीं खरीद सकता आपका पेशेंट, या फिर उसके लिए कंप्लायंस नहीं है, तो एक मेजरिंग टेप तो 20 रुपए की मिलती है, या शायद 50 की मिलती हो, वो एक खरीदी जा सकती है। और उससे पेशेंट अपना वेस्ट सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर सकता है। वेस्ट सरकमफ्रेंस जो है वो हम लॉइटर्स के अराउंड और इलियक क्रेस्ट के अराउंड हम रैप करते हैं मायरिंग टेप को। तो वो वहाँ पे इसमें भी इसकी 3 कैटेगरीज हैं। इसका मैन और वुमेन में वेरिएशन है, 78 से 94 सेंटीमीटर जो है वो मैन में ऑप्टिमल है, और 64 टू 80 सेंटीमीटर वुमेन में नॉर्मल है। इसी तरह 94 से 102 सेंटीमीटर मैन में हो तो वो ओवरवेट है, 80 से 88 सेंटीमीटर अगर वुमेन में हो तो वो ओवरवेट है, और ग्रेटर देन 102 सेंटीमीटर मैन और ग्रेटर देन 88 सेंटीमीटर इन वुमेन इज ओबीस। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली की जा सकती हैं। अगर बीएमआई नहीं भी किया जा सकता तो वे सर्कमस्टेंसेस इजी, और गाइडलाइंस जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की हैं, वो इन दोनों की रेफरेंस रेंज से ही पेशेंट को जो है वो स्ट्रेटिफाई करते हैं, और गाइडलाइंस के मुताबिक आप इनको यूज़ कर सकते हैं इन पैरामीटर्स को। तो एक तो ये है, डाइट और एजुकेशन और एक्सरसाइज एक ओबीज पेशेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से हमारी सोसाइटी में लोग हैं जो ओबीज हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं, वो प्री प्री कंटेम्पलेशन फेज में है, कि दे डोंट इवन अंडरस्टैंड, दे डोंट इवन रियलाइज कि दे आर ओबीज। तो पहले तो उनको मनाना भी एक टास्क होता है, कि उनको मनाओ कि यार नहीं तुम ओबीज हो। स्पेशली खवातीन जो हैं, अभी तो फिर थोड़ी सी हालात बेहतर हैं, लेकिन कुछ जो प्रीवियस जनरेशन में खवातीन थी, उनको मनाना कि वो ओबीज हैं, वो दे डोंट इवन फील कि वो ओबीज है। फिर उसके बाद एजुकेशन के बाद एक्सरसाइज और डाइट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके साथ कंप्लाइंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ ड्रग्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और स्पेशली आजकल एक ड्रग ने पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज किया, नोवो नॉर्डिस्क कंपनी का। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के टोटल फॉरेन रिजर्व से भी ज़्यादा है, मेरे ख्याल से $15 बिलियन की वो ये एक ड्रग एक्सपोर्ट कर रही है, और वो सेमाग्लूटाइड है। सेमाग्लूटाइड इज़ अ वंडरफुल ड्रग, GLP-1 है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। GLP-1 एगोनिस्ट है, और यूरोप में और अमेरिका में लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। ऑल्दो ये एंटी डायबिटिक ड्रग है, लेकिन वेट रिडक्शन में इसके ड्रामेटिक इफेक्ट्स हैं। इसी तरह ऑर्लिस्टेटिन पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ फिर कंप्लाइंस और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में डिप्रेशन है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तो डाइट एजुकेशन और एक्सरसाइज के बाद हम ड्रग्स पे जा सकते हैं। इसी तरह बेरिएटिक सर्जरीज भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जिसमें हम गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज हैं, उससे भी वेट रिडक्शन के अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो हमें एडवांस ऑप्शन पे भी जाना चाहिए। एक पेशेंट अगर ओबीज है, ओवरवेट के लिए तो एक्सरसाइज और डाइट अच्छी है, लेकिन क्लास 3 ओबेसिटी या स्वेयर ओबेसिटी के लिए
हमें सर्जिकल प्रोसीजर्स पे जाना पड़ता है, और मॉडरेट और माइल्ड ओबेसिटी के लिए हमें ड्रग्स यूज़ करनी पड़ती है। ओवरवेट के लिए डाइट और एक्सरसाइज काफ़ी होता है मोस्टली। लेकिन यही है कि पेशेंट की मोटिवेशन और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबेसिटी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अलावा एक पूरा पैकेज है, आर्थराइटिस और डिस्क प्रोलैप्स और ये मल्टीपल इश्यूज ओबेसिटी की वजह से होते हैं। तो इसके लिए इसको टाइमली ट्रीट करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। हाँ, अभी मेरे ख्याल से हम डिस्कशन Thank you स्टार्ट so कर। much, Dr. Muazzam Ali. It was a nice lecture और आपने अपनी ज़बान में कोशिश की कि 1 घंटे के अंदर हमें जो समझाया। तो मैं चाहूँगा कि अब सवाल और जवाब का सिलसिला भी शुरू किया जाए। सबसे पहले कैसर सजाद साहब, आप सवाल करें। कैसर सजाद साहब, सवाल मुख्तसर हो, जामे हो, ताकि वक्त बच सके। बहुत शुक्रिया मुलाजिम साहब। मैं सवाल इतने सारे हैं तो कैसे पूछूं मैं, जी तकरीबन सर, जितने पूछें 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 पूछें। अच्छा, लेकिन मैं कुछ सवाल करके छोड़ देता हूँ, और भी हमारे पार्टिसिपेंट पूछ लेंगे जी तो मुझे पता चल जाएगा। एक तो ये कि बहुत अच्छा इन्होंने क्या कहूँ मैं, इनको मुलाजिम कहूँ, अली कहूँ, शहजाद कहूँ, तो इन्होंने ऐसा जबरदस्त काम मुअज्जम कर दिया है। शहजाद साहब, मुअज्जम शहजाद साहब, मौजम मौजम शहजाद। अली शहजाद साहब, जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी इनकी। एंड बहुत सारी जो है वो हमारी इस उम्र में तालीम बालगान हो गई हमारी, बहुत अच्छी मालूमात प्रोवाइड की। मेरे 2-3 सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन 2-3 इम्पोर्टेंट हैं। एक मैं यहाँ से जो आखिरी आपने डायबिटीज की बात की उसके उस पे हवाले से करता हूँ। एक तो ये बता दें कि मेरी 65 ईयर्स है मेरी एज। मेरा जो है वो जो फास्टिंग है वो 110 था पहले। पहले 99 था, फिर 15 हो गया, फिर 110 हो गया, अब 118 है इस वक्त मेरा फास्टिंग। और HbA1c जो है वो आई थिंक 6.4 समथिंग इस तरह से, मैं भूल गया अभी, लास्ट 2 वीक्स बिफोर मैंने कराया था। तो यहाँ पे एक डायबिटोलॉजिस्ट खातून हैं, बहुत मशहूर हैं, फातिमा जवाद, वो उन्होंने मुझे कहा था कि ये HbA1c इज नॉट ऑथेंटिक। जो आप जब भी कराया करें तो फास्टिंग कराया करें, और वो उनका कहना था कि इट शुड बी बिलो 100। तो एक तो मुझे ये बता दीजिए कि एग्जैक्ट क्या है, मैं किसको फॉलो करूं। और जब मैं एक्सरसाइज में डेली सुबह करता हूँ, वॉक करता हूँ, तो मैं अगर रेगुलर करता रहूं और मीठा मीठा भी खाता रहूं तो मेरा सही रहता है। लेकिन अगर मैं कभी बीच में किसी वजह से भी मेरा छूट जाता है या मीठा ज्यादा खा लूं तो ये थोड़ा बढ़ जाता है। तो मुझे इस पे रहनुमाई करें। और दूसरी, आप इसका जवाब दें, फिर मैं आपको बताता हूँ दूसरा सवाल। ठीक। जी जी, दूसरा सवाल अच्छा, नवीद, प्रोफेसर नवीद साहब हैं, बायोकेमिस्ट्री के हेड हैं बहावलपुर से। उसका दूसरा सवाल उनका होगा। जी सर, जी सजा सर, कैसा सजा साहब। अच्छा। सर ये है इसमें कि आपका ये HbA1c, अभी जितनी भी गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन जो सबसे ज़्यादा काम कर रही है डायबिटीज़ पे, और सबसे ज़्यादा स्टडीज़ हैं उनके पास, सबसे ज़्यादा रिसर्च है उनके पास, वो अभी फास्टिंग और रैंडम की तो बिल्कुल बात ही नहीं करता कोई। दिस इज HbA1c, बस यही है, इजी है, ऑथेंटिक है। और आजकल अच्छा। जितने भी लोग हैं HbA1c यूज करते हैं, जितनी गाइडलाइंस है, अमेरिकन हार्ट हम्म, एसोसिएशन, यूरोपियन हार्ट एसोसिएशन, कैनेडियन हार्ट ठीक। एसोसिएशन, अमेरिकन अच्छा, डायबिटीज एसोसिएशन, तो वो HbA1c पे बेस्ड हैं। तो अगर HbA1c ऑथेंटिक नहीं है तो इतनी बड़ी स्टडीज और इतनी गाइडलाइंस क्यों हुई हैं उस पर? तो ये तो ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, एग्रीड एग्रीड। तो इस बात ये नॉर्मल है क्या कि होगा इसका? मैं 6.5 से 7.5 के बीच में आपने रहना ओके। है, HbA1c। ठीक है। अच्छा। अच्छा। ओके, अ, दूसरी बात, हाँ जी जी जी, आप कंप्लीट करें प्लीज, सॉरी। हाँ, दूसरी आपकी बात ये थी कि जो आप चीनी खा के, अगर आप एक्सरसाइज, मतलब मीठी चीज़ें खा के आप एक्सरसाइज करें, तो दिस इज लाइक लाइक अ बैंक बैलेंस। हमने बैंक बैलेंस जीरो रखना है। आप जितनी कैलोरीज डिपॉजिट कर रहे हैं अपने बैंक में, उतनी कैलोरीज आपने कंज्यूम करनी है, और बैलेंस जीरो होना चाहिए। जब आप कैलोरीज कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और उनको बर्न कम कर रहे हैं, तो फिर आपका बैलेंस बढ़ता जाएगा और वो फैट्स की सही। सूरत में बढ़ जाएगा।
तो अगर अगर आपका आपकी एक्सरसाइज रूटीन अच्छी है और अगर आप थोड़ी बहुत चीज़ें आइडियली इट शुड बी अवॉइडेड, लेकिन अगर आप ले भी रहे हैं लेकिन आप उसको प्रॉपरली कंज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपनी बहुत से टूल्स हैं इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जिसमें आप डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट आप अपनी एक्सरसाइज के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरह जो आप फूड्स खा रहे हैं उसकी कैलोरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप अपना बैलेंस जीरो पे रखते हैं तो इट्स मोर देन फाइन। ठीक है। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने कहा जैसे कि बहुत सारे सवाल आते हैं, एक चीज बताइएगा कि हम क्रिकेट खेलते थे, अभी हम नहीं खेलते हैं, तो हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे सीनियर लोग वो क्रिकेट खेलते थे, लाइक डॉक्टर फैज मोहम्मद खान जो प्लास्टिक सर्जन बहुत मशहूर हैं, शायद आप लोगों ने नाम सुना है फैज साहब का नाम। इसी तरह जी से जी जी। आरिफ मोटन प्लास्टिक सर्जन थे वो भी। और तो बहुत सारे लोग ये और कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो कि वो करते हैं, क्या नाम है, स्पोर्ट्समैन भी थे और रूटीन में काम करते थे, एक्सरसाइजेस करते रहते थे, लेकिन अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ। हम कहते हैं कि जी आप एक्सरसाइज करते रहें, डाइट में इसका कि डेफिनेटली वो। सजाद के सर कई मिसालें हैं। जी जी। हाँ, तो मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ आपसे कि इसकी क्या वजह है। एक को मैं जानता हूँ कि कहीं पे वॉक कर रहा था और वो एक साहब रेगुलर वॉक करते थे, जो कि मुझे बताया गया, और सुबह वॉक करते करते ही फेल डाउन, वो गिरे और उसके बाद। कार्डियो इस तरह की एग्जाम्पल एक हमारे क्लास फेलो के साथ भी हुई थी। जो जी। मौजूदा गवर्नर है, इसके चाचा थे, मेरे क्लास फेलो थे, वो भी ऐसे ही हुआ हाँ ड्यूरिंग द रनिंग। हाँ और इसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, और कार्डियोमायोपैथी में इस तरह की होती हैं। हो सकता है आप, मैं गलत हूँ, डॉक्टर मौजम इस तरह की बातें बता सकते हैं। हाँ, कि इसकी क्या और क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, या इसका कोई अलार्मिंग कोई चीज ऐसी होती है कि हमें पता लग जाए पहले से। तो जब मैं सुबह सुबह वॉक कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे लगता है ऐसा कभी कभार ऐसी घबराहट सी होती है कि ऐसा लगता है कि शायद कोई दिल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं डर जाता हूँ कि यार ऐसा ना हो आगे थोड़ा चल के गिर जाऊं मैं भी। तो क्या इसकी कोई अलार्मिंग, कोई हमें कोई सिग्नल मिलता है बंदे को क्या, या हम इसके लिए कोई प्रिवेंशन कर सकते हैं, या हम उस वक्त वॉक करना छोड़ दें, क्या करना चाहिए, वो ये बताएं, और ये होता क्यों है। अच्छा सर, ये जो है ना एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है ये मल्टी फैक्टोरियल है। कोई एक फैक्टर नहीं है जिसको कम करके हम 100% कह दें कि बस अब एब्सोल्युटली यू आर सेफ और देयर इज एब्सोल्यूट रिडक्शन। कोई भी गाइडलाइन कोई भी चीज ये क्लेम नहीं करती कि 100% सिक्योर है हम ये सब करने के बाद। सडन कार्डियक डेथ इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन डेथ, और इसकी प्रोबेबिलिटी हर इंसान की जिंदगी में रहती है। ठीक है, तो ये कोई एब्सोल्यूट, ये जितनी चीजें हम बता रहे हैं ये रिस्क को कम करती हैं लेकिन रिस्क को जीरो पे कोई चीज नहीं ले जा सकती। इसको पहचानने के लिए कि आपके पास अभी एक तो आप ASCVD रिस्क कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं जिसका मैंने बताया। अगर आपका उसमें रिस्क ज़्यादा आ रहा है तो फिर एक दूसरा टेस्ट है जिसको हम CT कोरोनरी एंजियोग्राम कहते हैं, और इस टेस्ट ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया दुनिया को। ये आपको लास्ट 10 ईयर्स का बहुत एक्यूरेटली बता सकता है कि कितने परसेंट चांस है। इसमें हम आपको एक कंट्रास्ट, इजी टेस्ट है, इजीली अवेलेबल है। कंट्रास्ट देने के बाद हम आपकी आर्टरीज को देखते हैं जो कोरोनरी आर्टरीज है, साथ ही उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हमें पता चल जाता है, ब्लॉकेट्स पता चल जाते हैं, और अगर कोई हिडन कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो वो भी पता चल जाती है। तो आजकल ऐसे पेशेंट जो जिनको एप्रीहेंशन होती है, जिनका कार्डियोवास्कुलर रिस्क स्कोर ज़्यादा होता है, तो हम उन्हें हमेशा रेकमेंड करते हैं कि प्लीज़ गो फॉर CT कोरोनरी एंजियोग्राम। ठीक, राइट सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी मजीद जो दूसरे लोग सवाल करेंगे, ठीक। डॉक्टर नवीद थैंक यू साहब, मुलाजिम प्रोफेसर साहब, डॉक्टर बहुत नवीद, शुक्रिया फॉर गिविंग मी टाइम। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री एंड बहावलपुर कैद एज़ मेडिकल कॉलेज। प्रोफेसर सर नवीद। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर बहुत अच्छा लेक्चर था माशाल्लाह, मजा आया। वैसे ही बस थोड़ा सा जो है ना, एक तो आपकी लर्निंग हो जाती है, कुछ रिकॉल हो जाती हैं चीजें। स्टार्ट मेरे हो जाती फादर भी कार्डियोवास्कुलर हैं पेशेंट, तो मेरा भी लिपिड प्रोफाइल जो है ना डी रेंज था, तो मैं फिर थोड़ा सा इसलिए इसको इंटरेस्टिंगली सुना ना।
तो इसमें ना एक चीज सर, मैंने वही सर वाली बात, कैसर साहब वाली बात थी कि मेरे अब फादर इन लॉ हैं, वो मुलाजिम साहब की तरह बिल्कुल स्मार्ट, पतले और दुबले इस तरह से है, लेकिन 2 दफा उनको कार्डिक हो चुका है। तो वही मेरा था कि वो मतलब वो डाइट भी बहुत कंट्रोल रखते हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं। तो ये क्या इसकी एक तो रीजन है? ऐसे बेशुमार एग्जाम्पल जैसे सर ने भी कहा, तो ये मेरे जहन में एक बात थी, तो उनका सर ने बता दिया। दूसरा सर, मैं चूंकि बायोकेमिस्ट भी हूँ, तो वो न्यूट्रिशन और डाइट से रिलेटेड चीजें, मैंने एक चीज सर से, मौजम साहब से ये जरा डिस्कस करनी थी कि मेरा लिपिड प्रोफाइल था डी रेंज, तो मैंने स्टैटिन स्टार्ट की ना, सिम्बेक्स मैं लेता था, और साथ जो है वो लेता था एक और थी वो, खैर मैंने अब रोक दी है। मैंने ना वो लहसुन स्टार्ट किया इन ब्रेकफास्ट, 2 3 4 वो ले लेता हूँ फलियां, तो उससे मैंने देखा कि कंट्रोल हो गया है, वो मुझे जरूरत नहीं पड़ती मेडिसिन की। तो इसके मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन है? मैंने बस सुना ही था कि ये जो है ना, काफी अमेरिका में इसका ट्रेंड चल रहा है, लहसुन के इस्तेमाल से लिपिड प्रोफाइल विद इन रेंज जो है वो आ जाता है, और मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मेरा हुआ है। मतलब मुझे अब मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा टीजीज जो है 300 प्लस रहती थी, और कोलेस्ट्रॉल भी 200 प्लस था, एलडीएल भी हाई रहता था 200 के करीब। तो अब वो विद इन नॉर्मल रेंज है, मतलब बिलो 100 है मेरा एलडीएल, और कोलेस्ट्रॉल भी हमेशा 150 के करीब आता है। टीजीज कभी जब ज्यादा खा पी लूं तो ऊपर नीचे होते हैं, बाकी ये कंट्रोल है। इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे काइंडली? जी मौजम, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर नवीद। हाँ सर, इसमें ये है कि ऑल्दो बुक्स में कुछ डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, ना ही गाइडलाइंस में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन ये जो लहसुन है, प्याज है, ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। और ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है एथेरोस्क्लेरोटिक, इसका बेसिक मैकेनिज्म जो है उसकी बेस में इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, तो इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें जो हैं वो थ्योरेटिकली दे शुड वर्क, लेकिन प्रैक्टिकली इन पे काफ़ी स्टडीज़ हुई और कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं मिले थे कंट्रोल आर्म में, और जो जिनको हमने दिया उनमें और जिनको नहीं दिया, तो इसलिए गाइडलाइंस में नहीं आ सके, लेकिन पीपल स्टिल बिलीव दैट दे वर्क, और लोग इनको यूज़ भी करते हैं। तो इसलिए इसके बारे में कुछ फर्मली कहा जा नहीं सकता, जो एविडेंस बेस्ड नॉलेज है उसकी बेस पे। दूसरी बात ये है कि लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल हर 3 माह में आपको करना चाहिए, और आपको स्टैटिन्स की जो हमने इंडिकेशन बताई हैं, अगर आप उसमें आते हैं तो स्टैटिन्स यूज करनी चाहिए, अदरवाइज स्टैटिन्स का भी कोई रोल नहीं है। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, रिडक्शन ऑफ डाइट इनटेक ऑफ ट्रांस फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स शुड बी अवॉइडेड। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी सर, शुक्रिया, थैंक यू। जी, प्रोफेसर सलमा कुंदी, ओवर टू यू इफ देयर इज नो क्वेश्चन। जी मैडम, प्रोफेसर सलमा कुंदी। जी कैसे? सॉरी जी, ये मेरा म्यूट था। जी जी Assalamu alaikum. So thank you, Dr. Mulazim, for giving me the chance for the vote of thanks. Dr. Mozam, I'm really, really grateful to you for taking time out on a Sunday, and it was such an enlightening lecture. अल्लाह हम सबको हर एक बीमारी से महफूज रखे और दिल के आर्जे से स्पेशली महफूज रखे। जिस तरह मौजम ने बताया कि ये तो प्रिवेंटेबल है, मतलब ऑब्वियसली बहुत से रिस्क फैक्टर्स का हमें अभी भी नहीं पता, लेकिन प्रोबेबली 80% टाइम्स ये प्रिवेंटेबल है बाय डाइट एंड एक्सरसाइज। लेकिन मैं थोड़ी सी ये सारा लेक्चर सुन के खफा हो गई हूँ, क्योंकि मेरा ट्राइग्लिसराइड्स हमेशा डी रेंज रहते हैं। डॉक्टर मौजम, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, और मुझे आप लोगों ने किसी मेडिकेशन पे नहीं डाला सिवाय ग्लूकोफेज के, तो प्लीज सेव माय लाइफ। कल जरा मुझसे मिल लीजिएगा। ठीक है मैम, Anyway, Mozam, thank you, and thank you all the participants. Thank you so much. Have a very nice day and take care of your health. Please walk Thank you so करें, much. diet अपनी Thank you. ठीक See रखें you. और healthy रहें। Participant next week. Thank you so much, madam. Inshallah. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.